जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। इस पूरे सामूहिक महिला, मजदूर, किसान सभी के साथ कार्यरत और सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों क्षेत्रों में कार्यरत ऐसे समूहों के, संगठनों के समन्वय के साथ आयोजित किए हुए सम्मेलन के लिए मुझे आमंत्रित किया गया, और वो भी कल की पहली जीत के बाद। इसीलिए सभी आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ। आप सब जानते ही है कि बहुत सारी बातें रख चुके हैं, जीत जी शायद रखेगी, लेकिन जो अनुभव पिछले साल भर का है और जो अनुभव बहुत सारे जीवटता से चले हुए जन आंदोलनों के हैं, उसमें एक सही सिर पर पगड़ी पहनाई गई है और एक प्रकाश पर्व का नया प्रकाश डाला गया है कल की जीत के बाद। और इसलिए हम बहुत खुश हैं कि हम ऐसे जगह पर आए हैं जो कहते हुए यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वो पंजाब की ही है। और मैं यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में तो नहीं बोलूँगी, पर आपकी गुरबानी में और पंजाबी में नहीं बोल सकती है, इसलिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन ये निश्चित कि आज आपके बीच आना एक बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि आज़ादी आंदोलन में जो सबसे बड़ी शहादत पंजाब ने दी थी, उसी प्रकार से इस किसान आंदोलन में, इस मजदूर किसान महिला आंदोलन में भी पंजाब की शहादत सबसे ज़्यादा और बड़ी रही है और गहरी रही है। और इसलिए लखीमपुर खीरी की शहादत में टिकरी सीमा पर जिस प्रकार से 3 मानसा की महिलाओं को कुचल डाला, सोच नहीं सकते हैं। वो कोई आत्महत्या नहीं थी, हत्या थी, अपघात भी नहीं, ऐसा हमारा मानना है। जान चल रही है। और जिस प्रकार से सुशील काजल को करनाल में हिंसा का सामना करना पड़ा और पूरे आंदोलन ने एक प्रकार की छुपी हिंसा का सामना किया, वो बदनामी के द्वारा की गई हिंसा हो, वो जात्यंधता और धर्मांधता के आधार पर विभाजन करने वालों से की गई हिंसा हो, वो आरएसएस के नुमाइंदों को सिंघू बॉर्डर पर छोड़कर की गई हिंसा हो, या सिंघू बॉर्डर पर एक दलित को दलित की हत्या करने के लिए मजबूर करने वाली हिंसा। तमाम हिंसा का विरोध करने वाले हम मानते हैं कि किसान आंदोलन ने, इसको किसान आंदोलन कहते हैं, किसान में कौन कौन समावेश करते हैं ये मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन ये आंदोलन ने न केवल जीवटता दिखाई है, न केवल जनशक्ति दिखाई है, जनतंत्र का सम्मान किया है, संविधान की चौखट को और ऊंचा उठा दिया है, और साथ साथ अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता ही इस देश में परिवर्तन ला सकता है, ये भी साबित करके दिखाया। और इसलिए जन आंदोलनों की राजनीति, आज राजनीति जो दलीय है वो मूल्यहीनता के कगार पर है, और भागीदारी होती है बड़े बड़े धनिकों से, नहीं श्रमिकों से। और इसलिए श्रमिक विरुद्ध धनिक, ये जो विवाद ही नहीं संघर्ष खड़ा होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की हिंसा और अत्याचार शामिल होते हैं, जो महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा क्यूमुलेटिव इनइक्विटी भुगतने वाला ये समुदाय भुगतता है, और किसान मजदूर जो मेहनत कश है उनके ऊपर ही हमले होते हैं। इसका सामना एक चुनौती लेकर करने का कार्य इस आंदोलन ने करके दिखाया है, और जीत के राह पर अब आगे बढ़ना है मंजिल तक। तो शहीदों आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे।
आइए इसी नारे के साथ श्रद्धांजलि दे दें। ये कार्यांजलि होगी, न केवल प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि होगी। शहीदों आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। और ये कार्यांजलि के ही तहत ये आयोजन किया हुआ है। साथियों, मुझे जाति और वर्ग के विभाजन के साथ इस आंदोलन का क्या रिश्ता रहा है, इस पर बोलने का आग्रह किया गया। बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, पर इस आंदोलन ने, जन आंदोलनों की जो मंजिल होती है वो समता और समन्वय की होती है, इस बात की साबिती सामने खड़ी की। क्योंकि कितने सारे मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दे हमको चुनौती देते हैं एकत्रित होने से, लेकिन हमारा समन्वय सबसे बड़ा इस देश में इस आंदोलन ने ही करके दिखाया है। क्या मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद दे दें? और किसान ही नहीं तो किसान शब्द में कौन कौन समावेश पाता है और पाना चाहिए, इस बात का भी एहसास इस पूरे देश को दे। हमारा अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय बना 2017 में, जब मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश के 6 किसानों की आत्महत्या नहीं, हत्या हुई। 1 रुपया और 2 रुपये में लहसुन बेचा जाता था मंडी में, तो उन्होंने रास्ता चुन लिया आंदोलन की रणभूमि के तहत। लेकिन निरपराध एक विद्यार्थी कॉलेज से आते हुए उसकी हत्या करना, इस प्रकार की घटियापन की बात शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जब की, तब उनको चुनौती देने के लिए जो भी पहुंचे, हम सबको गिरफ्तार करके उन्होंने जवाब दिया कि उनकी मंशा क्या है, उनका मकसद क्या है। बाद में 1 करोड़ रुपया क्यों न देना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई कि 250 संगठनों का एक ऐसा समन्वय बना, और इस समन्वय ने संसद मार्ग 2 बार घेरा। और उस संसद मार्ग पर, जिसमें कई सारे यहाँ बैठे हुए संगठनों के साथी भी शामिल थे, खास महिला संसद हुई थी, और उसमें आत्महत्याग्रस्त महाराष्ट्र से लेकर जगह जगह के परिवारों की महिलाओं ने जो बात रखी थी, वो एक प्रकार की जीवटता की प्रतीक थी। और उसके बाद जो 2 विधेयक पेश किए, उस विधेयकों में वो बिल्स में, मेरी हिंदी आपको समझ में आएगी, उन विधेयकों में किसान की परिभाषा को व्यापकता दी। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि नहीं तो किसान मतलब जमीन मालिक किसान, ये कहने वालों को खेत मजदूर भी किसान है, इसका एहसास दिलाने के लिए देवी कुमारी और परमजीत यहाँ बैठी है। और आप सब लोग उस प्रगतिशील विचारधारा के ही है, चाहे बुद्धिजीवी हो चाहे श्रमजीवी हो, मानते हैं कि महिला मतलब महिम लालयति इति महिला, जिसके हाथ मिट्टी में है वो महिला, यही है वो संस्कृत शब्द। और जिसके हाथ मिट्टी में है वो खेत मजदूर किसान नहीं, तो फिर कौन करता है खेती अधिकतर? हाँ, ट्रैक्टर पर कोई बैठता है, हाँ जमीन कोई खेती में डालने के लिए तैयार होता है, लेकिन जिसके हाथ मिट्टी में है वो अगर किसान नहीं, तो इस देश में 60% जनसंख्या नहीं हो सकती है किसानी से जुड़ी हुई। और इसीलिए किसान में मजदूर, पशुपालक, वनोपज पर जीने वाले आदिवासी भी शामिल है, मछुआरे भी शामिल है, जो मत्स्य खेत यानी जलाशय को या नदी को अपनी खेती मानते हैं, वो ऐसे सभी को समाविष्ट कर दिया गया। और उस विधेयक पर चर्चा मांगी गई। आज तक मोदी जी ने एक संसद सत्र इन 2 विधेयकों पर, किसान संसद सत्र के नाम पर भी नहीं लिया है। हम चाहते हैं कि अभी मोदी जी कल तो बहुत ही प्यार से पेश आ रहे थे, माफी मांग रहे थे पहली बार, कभी इन्होंने विस्थापित या शहीद शब्द नहीं उच्चारा, उनके डिक्शनरी में है। अपनी पत्नी की भी नहीं मांगी होगी, लेकिन किसानों की माफी मांग ली है। लेकिन इस माफी मांगते हुए उन्होंने एक और बुकली डाली। उन्होंने कहा है, जिसका जिक्र पंजाबी में किसी ने किया, जसबीर ने किया मेरे ख्याल से, कि आने वाले संसद सत्र में मैं ये बात रखूंगा। और दूसरी गुगली डाली है कि
मैं नहीं समझा पाया किसानों को कि ये 3 कानून कितने प्रभावी और आपके भले के हैं। क्या किसान मजदूर बुद्धू है? मोदी जी, आपको हम नहीं समझा पाए हैं कि आप जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ला रहे हैं, चाय बेचते बेचते देश बेचने चले हैं, वो कितनी मूर्खता है। और आप इतना नहीं समझ सकते हैं कि इस देश में बेरोजगारी कगार पर चली है, इस देश में सार्वजनिक उद्योग खत्म कर रहे हैं तो दलितों और आदिवासियों का आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं। आप इस देश की अर्थव्यवस्था को बीभत्स गैर बराबरी के कगार पर पहुंचा दिया है। आप अदानी और अंबानी के दोस्त नहीं, पार्टनर सहभागीदार हैं। और इसीलिए आप जो भी ग्लासगो में जाकर कहें, आप जो भी पेरिस में जाकर समझौते करें, आप जो भी आश्वासन दे दे 2070 तक मैं क्लाइमेट चेंज कर दूंगा, आपको बचाऊंगा, सब खोखलापन है। और इसीलिए आप पर कितना विश्वास करें। कल हमको भी भांगड़ा करने की इच्छा हो गई थी, हमें भी नाचने की इच्छा होती थी, जैसे आदिवासियों के साथ होली में नाचते हैं। हमने बाबा साहब को फूल माला पहनाई और कहा कि आपका संविधान अमर रहे, अमर रहे, बस इतनी हमारी पर क्या होगा संसद में किसी को पता है? जब सवाल करने का एक क्वेश्चन आवर इन्होंने खत्म सा कर दिया है, जब 21 घंटों में इन्होंने 20 कानून पारित किए हैं, जिसकी सूची प्रशांत भूषण जी ने बनाई हुई, अगर पढ़ूं तो आप भी शायद चकित हो जाएंगे, क्योंकि केवल 3 कानून थोपे नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट and climate change, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Defense, सभी मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में ये सूची है कि इतने कानून इन्होंने लाए। कुछ अमेंडमेंट के हैं, कुछ नए हैं, पर सभी कानूनों का मकसद एक ही है, इनके दोस्तों को लॉकडाउन में भी, पैंडेमिक में भी लाभ दिलाना और उनकी रोजगारी नहीं, उनकी जमाखोरी, उनकी मुनाफाखोरी को बढ़ावा देना और लॉकडाउन में इनको कई गुना ज्यादा धन दौलत सौंपना, जिससे कि मुकेश अंबानी की रोज की कमाई 1100 करोड़ रुपए हो गई है। और गौतम अदानी भी अब हनुमान से कहते हैं कि मेरी भी कमाई अब रोज की 1000 करोड़ रुपया से ऊपर हो गई। तो देवी कुमारी जो आक्रोश जता रही थी कि क्या मिलता है मनरेगा में भी, क्या मिलता है खेत मजदूरों को खेती में भी, वो औद्योगिक मजदूरों को भी भुगतना पड़ रहा है। और ये उद्योगपति, ये करोड़पति जो 1% भी नहीं है इस देश में, वो 60% कमाई का, संपत्ति का अधिकार लेकर बैठे हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 39 के पूरी रूप से खिलाफ है, जो कहता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मुट्ठी भरों के हाथ में संपत्ति केंद्रित नहीं। इसीलिए साथियों, मैं पंजाब को सलाम करती हूँ। मानसा में जब गई थी जसवीर बहन के मंच पर और देखा कि रेल में भी महिला और पुरुष सभी बैठे हुए हैं, किसान मजदूर बहन भाई, और आपने रिलायंस को चैलेंज दिया, जो जियो जियो कहते हुए मरो मरो का संदेश देता है, न केवल BSNL को लेकिन पूरे देश को, देश की प्रकृति को, पर्यावरण को और अर्थव्यवस्था को। और इसीलिए आपने जब उनके मॉल्स बंद किए, उनके पेट्रोल पंप बंद किए, जियो की सिम फेंक दी, तो महाराष्ट्र में भी लाखों लोगों ने जियो की सिम फेंकने की प्रेरणा यहीं से पाई। तो यही है कॉर्पोरेटीकरण का विरोध जो इस आंदोलन ने रास्ते पर लाया, सार्वजनिक मंचों पर लाया और पब्लिक डोमेन में रख दिया और सभी को प्रेरणा दी, वो गुरु गोविंद सिंह के सेना की। और ऐसे समय में इस आंदोलन में न कोई जात पात, न पंथ प्रांत, न ही लिंग और वर्ग भेद दिखाई दिया। ये एक बहुत ही खुशी की बात थी। हर जन आंदोलन की भूमिका यही होनी चाहिए और होती है, पर शुरुआत से सब कुछ एकदम नहीं खुलता है, धीरे धीरे दायरा खुल जाता है। मेरे ख्याल से नौशरण जी ने ये बात रखी और यही हुआ इस आंदोलन में भी। मुजफ्फरनगर के जब लोग आए तो इतनी खुशी हुई मुझे, मैं गाजीपुर बॉर्डर के मंच पर ही थी और अचानक उनका जत्था आते हुए देखा।
मुजफ्फरनगर, ये वो मेरठ जहां से लॉयर्स की पूरी टीम गाजीपुर में पहुंची थी, जहां हम तब गए थे जब घर घर में रोना चालू था। और कौन मारा गया था? जो शाहीन बाग में सम्मिलित भी नहीं था, कोई रोटी बनाने वाला रेस्टोरेंट का 10वीं पढ़ा हुआ बच्चा वापस आते आते मारा गया। और हर घर में हमने देखा कि जाति और मजहब के नाम पर की हिंसा मुजफ्फरनगर में तो चोटी पर पहुंची। उसके पिता ने हमको खाट पर खड़े होकर, जो अंधे थे, हमको देख देख के क्या पूछा था वो आज भी याद आता है। उसने पूछा था कि क्या मेरी कौम ने आजादी आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया? हम निशब्द हो गए। क्या कहते हम? यही सवाल इस आंदोलन ने समझा और उसका जवाब दिया। न केवल मुजफ्फरनगर के मुस्लिम समाज के लोग भी वहां पहुंचने से, जो जाट और मुस्लिमों के बीच का संघर्ष माना गया था एक प्रकार से, लेकिन अब वो नहीं रहा। ये मुजफ्फरनगर में हुई 15 लाख की महापंचायत ने भी साबित किया। हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर कहते हुए। इसीलिए हम बहुत खुश हैं कि जो चीज दलीय राजनीति के तहत वोट बैंक बनाने के लिए और उसी से सत्ता पाने और सत्ता टिकाने के लिए इस देश में उपयोग में लाकर विभाजन करते हुए हमें समता और समन्वय का जो आधार जन आंदोलन की ताकत होती है वो नहीं लेने दे रहे थे ये मोदी सरकार वाले अंध लोग, उनको जवाब दे दिया है इस आंदोलन ने। और परिवर्तन का आधार जन आंदोलनों की राजनीति ही हो सकती है, ये भी एक करारा जवाब दिया है। आप कहेंगे कि हमारे में से कई तो जलीय राजनीति से जुड़े हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन इस आंदोलन में हर पार्टी के जो फ्रंट सामने आए वो एक प्रकार की जन आंदोलनवादी भूमिका लेकर आए। और एक चीज के लिए मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि हमें मान लिया कि हम आंदोलन जीवी हैं, हमारे से आंदोलन जीवित रहता है और हम भी आंदोलन के आधार पर ही जीते हैं, लड़ते हैं, जीतते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। यही नारा है नर्मदा घाटी का 36 साल से चले हुए संघर्ष का। साथियों, ये बहुत महत्व की बात है। आज देश में जाति पाति मिटी नहीं है, आज देश में धर्मांधता खत्म नहीं हुई है। संविधान पर हाथ रख के शपथ रखने वाले क्या करते हैं 2 चुनावों के बीच, ये सबको पता है। ऐसी स्थिति में कहां था जातिवाद इस आंदोलन में, जो आज भी जीवित है? हैदराबाद में एक सर्वेक्षण हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने किया तो 51 प्रकार का जातिवाद दिखाई दिया। पंजाब में भी 30% जब दलित है तो जातिवाद बिल्कुल खत्म हो चुका है, ऐसा कहने की हिम्मत मैं तो नहीं करूंगा। लेकिन इस आंदोलन ने एक चुनौती दे दी, न केवल सरकार को पर समाज को, जो बहुत महत्व की थी। क्योंकि अगर हमें खेती बचानी है तो केवल जमीन मालिक लड़ सकते हैं। हमारे रेलवे कैटरर्स का संगठन जब लड़ने लगा, क्योंकि मैकडोनाल्ड्स आ गए और फूड प्लाजा आ गए, तो मुझे याद है कि वो स्टॉल के मालिकों को डट कर कहना पड़ा कि आप आपके यहाँ काम करने वाले श्रमिकों को नहीं लाएंगे तो आप कभी भी लड़ाई जीत नहीं सकते। उन्होंने आखिर उन सबको लाया और काफी हद तक बठिंडा के हो कि जयपुर के हो कि महाराष्ट्र के हो या इंदौर के हो, काफी हद तक लड़ाई जीत कर आज उससे बैठे हैं स्टेशन पर। लेकिन आंदोलन की भी ये परीक्षा होती है और इसीलिए आंदोलन के अंदर भी जो मतभेद होते हैं, जो वर्ग भेद होते हैं, वो जाति भेद होते हैं, उनको खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। और आज के प्रकाश पर्व में कौन नहीं याद करेगा गुरु नानक की लंगर सेवा को। देखा हमने सिंघू बॉर्डर पर जो लंगर सेवा दी जाती थी, उसमें जरा सा अंधेरा होते 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 पूरी बस्तियों की महिलाएं आती थी अपना अपना बच्चा कंधे पर लेकर। क्योंकि हम देखते हैं अभी परसों ही में एक बड़ी बस्ती में राशन व्यवस्था पर जन सुनवाई करके आई, किसी का अंगूठा नहीं लगता, किसी का आधार कार्ड गलत आधार पर बनाया जाता है, किसी को राशन दुकानदार फंसाता है, किसी को राशन दुकान तक जाने की भी शारीरिक क्षमता नहीं होते हुए उसका राशन कोई और लेके जाता है, किसी को खुद का पति पहचानता नहीं
फंसाता है वगैरह वगैरह सब होते हुए ये 5 किलो पर तुम महीना निकाल दो, ये कहने की चुनौती सरकार देती है और अपनी ख्वाहिश पूरी करती है दलीय चुनावी राजनीति के तहत उसके आधार पर। लेकिन वहां ये खुली लंगर सेवा जो सच्चा व्यापार गुरु नानक जी ने हमारे कंधों पर सौंप दिया है, वो सिख समाज ही निभाता है, वो पंजाब ही निभाता आया है। और इसी आंदोलन में नहीं, हमारे जितने आंदोलन दिल्ली के रास्ते पर हुए हैं, हम गुरुद्वारा में ही कुछ थोड़ी सी कार सेवा हमारी बहनों से देते हुए रोटी पाए हैं, और उसी के साथ जो विदेशी फंड नहीं लेते हैं, ऐसे आंदोलन चल सकते हैं, चलते आए हैं। और इसीलिए वहां जो जात पात मिट गया वो बहुत ही अद्भुत था। उन रात के अंधेरे में आती हुई महिलाओं को भी एक प्रकाश मिल गया, जब किसी के चेहरे पर कोई भी जाति भेद नहीं दिखाया गया, कोई भेदभाव नहीं दिखा दिया, और सबको परोसा गया प्यार से लंगर। आज कोई दूसरा धर्म इतने प्यार से नहीं करता है, ये भी कहना जरूरी है। लेकिन ये जरूरी है समझना कि केवल खाना खिलाकर नहीं चलेगा, हमको मतभेद नहीं भेदभाव मिटाना है। इसके लिए क्या जरूरी है? आज भी लैंड रिफॉर्म्स पूरे हद तक नहीं पहुंचे जो शुरू हुए थे। बटाईदारों को भी बंगाल में स्थान दिया गया था, लेकिन जब संघर्ष होता है, जब विस्थापन होता है, तो उनकी सूची उपलब्ध होती है, उनको सही अधिकार नहीं मिलता है। ये हमने भी देखा, सवाल उठाए। साथियों, ये बहुत जरूरी है। आज वो जमीन मुक्ति का और जमीन प्राप्ति का आंदोलन कैसे किया, परमजीत ने मैं पंजाबी में पूरा समझ नहीं पाई, लेकिन हमने भी जब जब जमीन हक सत्याग्रह किया, तब जो 1900 के कानून का आज जिक्र वंदना बहन ने किया, वही कानून फिर 1899 से कानून से जो चलता आया था, उस पर एक जवाब था। लेकिन 2013 तक हमको लड़ना पड़ा, और वो जबरन भूमि अधिग्रहण, जिसके तहत मजदूरों का ही नहीं, आदिवासियों का जल जंगल जमीन छीना जाता है, खनिज छीना जाता है। अंबानी को कृष्णा की नदी क्वाटी में जब जमीन दी जाती है, तब उसके नीचे का खजाना उनको अचानक प्राप्त होता है। अब समझिए तो सही। और फिर लड़ कर जब 2013 में हम कानून बदलते हैं, ग्राम सभा का सहभाग एक आधार बना देते हैं, और केवल पुनर्वास की भीख नहीं मांगनी है ये कहते हैं, तब भी मोदी सरकार उस कानून का सही इस्तेमाल न होने के लिए तमाम भाजपा सरकारों के द्वारा राजस्थान से शुरू करके, गुजरात से शुरू करते, महाराष्ट्र में बदलकर एक ऐसे अधिनियम, ऐसे रूल्स या ऐसा नया कानून लाते हैं कि जिसमें ये भूमि संपादन की खिलाफत नजरअंदाज हो जाएगी। और इसीलिए आज दलित और आदिवासी दोनों के हाथ में जो भी सार्वजनिक संपदा मानी जाती है वो ही नहीं है, उसको निजी संपदा बनाने का निजीकरण इस आंदोलन का एक लक्ष्य है, होना चाहिए और होगा जरूर। इसीलिए ये महत्व की बात आंदोलन के द्वारा जितनी आगे आई है, उससे भी आगे जाने का मौका और चुनौती हमारे सामने है, ये हम सब ने समझना जरूरी है। आज दलितों के हाथ में मिट्टी है पर सत्ता नहीं है, न ज्ञान सत्ता जो भी मिली ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़कर वो मुगलाइजेशन से छीनी जा रही है। ऑनलाइन विरुद्ध वर्चुअल भ्रामक ऑफलाइन की लड़ाई जो है वो बहुत ही महत्व की बन गई है। और ऐसी स्थिति में दलितों और मजदूरों को ये आंदोलन का मंच देने का काम इस आंदोलन ने जो किया है, उसको हम सलाम करते हैं। अन्यथा जमीन मालिक और मजदूर के बीच की भाषा भी अलग, ये हम भी हमारे क्षेत्र में देखते हैं। उसको नकारने की जरूरत नहीं है, उसको बदलने की जरूरत है। और जब आंदोलन का ही रास्ता
जैसे स्त्री मुक्ति का रास्ता भी जन आंदोलन का ही होता है, वही स्त्री से बाहर निकलने का एक मौका और पथ बना के देती है, वैसे ही दलितों को भी जातिवाद से छुटकारा पाने का रास्ता अब किसानी बचाने के नाम पर बहुत अहम रास्ता मिल चुका है। और इस रास्ते पर सभी दलितों ने आना, सभी अल्पसंख्यकों ने आना बेहद जरूरी है। शाहीन बाग में शाहीन छा गई थी आसमान में, अब किसान भी एक प्रकार से किसान बाग बना चुके हैं, जिनको यही रास्ता पाया है और लेना पड़ेगा। आप जानते हैं कि कैसा है बंटवारा जमीन का, कैसा है बंटवारा पानी का। 85% महिला हमारी गरीब बस्तियों की, जो बंबई में हमारा घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन है, 75,000 घर तोड़े थे तो हमने वहीं के वहीं बसा के दिखाए कि क्या रात को सोना नहीं चाहिए, जो कल सुबह आकर तुम्हारा खाना बनाएंगे, जो कल सुबह आकर तुम्हारे मंत्रालय सेक्रेटरीट के पेंटिंग का काम करेंगे, जो सफाई करके सीईओ अंदर आने के पहले भाग जाएंगे ताकि उनका दर्शन भी कोई न लेना चाहे, ऐसे लोगों को क्या सोने का भी अधिकार नहीं है, रोने का ही अधिकार है? ये सवाल खड़ा किया था। आज भी ये सवाल बना हुआ है। आज भी पानी का बंटवारा, जमीन का बंटवारा कैसा है, पंजाब के पूरे स्टैटिस्टिक्स में नहीं जानती, लेकिन बंबई में 60% लोग गरीब बस्तियों में रहते हैं, वित्तीय राजधानी होते हुए, और उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा भुगतती हैं, और उन जनसंख्या में दलित और अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा होते हैं। आदिवासी भी झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक के आकर लाखों की तादाद में हमारी बस चलती है, तो दरवाजे पे आकर बूढ़ी आदिवासी माँ भी मांगती है। ये कैसे हम मंजूर करेंगे बताइए? रुके न जो झुके न जो का गाना बहते हुए हम कहते हैं, मालिकों मजदूर के नौकरों हजूर के फर्क को मिटाएंगे समानता को लाएंगे। रुके न जो झुके न जो मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हम शहीद हर गरीब का काम है। रुके न जो, तो ये जो फर्क मिटाने की बात है, जो फर्क सही में बढ़ गया है, उसको मिटाने के लिए जमीन का बंटवारा, पानी का बंटवारा, बिजली का बंटवारा, एक रूम में रहने वाले 40% परिवार है इस देश में, इस गैर बराबरी को मिटाना ही असल समाजवाद है। उसको मोदी जी को समझाना संभव नहीं है जब तक उनकी कुर्सी ही नीलाम नहीं हो जाती है। जरूरत है साथियों कि हम इस आंदोलन को धन्यवाद दे दें कि उन्होंने ये सब मुद्दे सामने लाए हैं। और कभी हमारे साथी जब बॉर्डर पर घूमते हैं और किसी को पूछते हैं कितनी जमीन है, कोई एक आधा बड़ा आंकड़ा देता है, तो हमारे लोग वहां जाकर फिर बोले, अरे वहाँ बड़े बड़े किसान भी बैठे हैं और वो पंजाब के हैं। मैंने कहा आप जानते हैं कि पंजाब में भी 30% दलित है। आप जानते हैं कि पंजाब में भी साल भर में 1000 आत्महत्या हो चुकी है, और आज भी रोज 3 से 9 आत्महत्या एक एक क्षेत्र में। विदर्भ का जैसे क्षेत्र कॉटन का है ना, वो हिमालय खड़े कर दिखाता है किसी किसानों के घर में, पर आत्महत्या वही किसान करते हैं जो कॉटन किंगों के द्वारा फंसाए जाते हैं। आज बीटी कॉटन के सामने हमने जब धरातल की लड़ाई लड़ी तब भी हम पूरे जीते नहीं है। आज भी बीटी कॉटन हमारे विस्थापित आदिवासी जब नीचे आते हैं, पहाड़ से उतरकर फंसाए जाते हैं, वही अपनाते हैं। इस प्रकार की जो परिस्थिति है, इसको कैसे बदले, ये चुनौती हम सबके सामने है, जो विशद की है वंदना जी ने। तो आज इन बातों पर भी सोचने की जरूरत है, पर उसमें जब मजदूर शामिल है, केवल जमीन मालिक नहीं, और एक ही टेंट में सब सो रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात हो गई है। इसी से मनमुटाव, मतभेद मिट जाएगा, ये हमारी अपेक्षा है। पर वो हम खुद के अंदर झांक कर भी किसानों को देखना चाहिए, और देख रहे हैं आंदोलन में इस प्रकार से नए पथ खुलते हैं, नए रास्ते और नई विजन नजरिए सामने आते हैं। ये बात हम इस आंदोलन में भी देख रहे हैं। इसीलिए शहीदों को और संघर्षरतों को धन्यवाद देते हैं। और इसके लिए बहुत सारी बातें करनी होगी। परिवर्तन के लिए अगर हम तैयार हैं तो हमें भी कुछ छोड़ना होगा। वो त्याग गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के प्रेरणा से निश्चित रूप से मिल जाएगा, ये हमारी ख्वाहिश है। और तो और
ये जो संपत्ति इकट्ठी है वो जिस प्रकार से भूख प्यास मिटाने की, सकस आहार खिलाने की अनुच्छेद 47 देखिए, न केवल शराबबंदी नशाबंदी लेकिन सकस आहार खिलाने की जिम्मेदारी राज्य पर दे रहा है। वो राज्य शासन यानी राज्य स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं, उनको तो नजरअंदाज कर दिया है, ढकेल दिया है, कानून लाते हुए भी और कानून वापस लेते हुए भी उनका कभी जिक्र भी मोदी जी नहीं करते हैं। लेकिन केंद्र में बैठी हुई ऐसी हुकुमशाही सरकार जब इस प्रकार से कानून निर्णय की प्रक्रिया भी जनतंत्र के खिलाफ जाकर करते हैं तो वो ये संपत्ति के बंटवारे के बारे में भी नहीं सोचते हैं। 5 मिनट में कैसे बात रखूं, कोशिश करूंगी। लेकिन ये निश्चित कि जिस प्रकार से मोदी जी ने आज संपत्ति का बंटवारा और गैर बराबरी के तहत बीभत्स गैर बराबरी के तहत ढकेल दिया है, उन 1% लोगों पर कहीं वेल्थ टैक्स लगना चाहिए, कहीं विरासत का कर टैक्स लगना चाहिए, हेरिटेज टैक्स लगना चाहिए, तो फिर सभी को मुफ्त शिक्षा देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, सभी को मुफ्त स्वास्थ्य, कम से कम ऑक्सीजन मुफ्त में देने के लिए पैसा इकट्ठा होगा। लेकिन ये तो सरकार को भी बेच रही है, सरकार की तिजोरी खाली कर रहे हैं, तो सरकार के पद भी इनको खाली करने पड़ेंगे। ये जब बात उठी तब इन्होंने कल का निर्णय लिया है। अमित शाह ने सच्चाई बोली थी कि भाई इससे 2024 के जीत का रास्ता खुल गया है। तो देखिए, हर निर्णय अगर वोट बैंक और मनी बैंक के आधार पर होंगे तो इनकी बैंक्स लूटी जाना यही अब परिवर्तन का रास्ता है, ये हम सब लोग समझ रहे हैं। और इसीलिए जब उत्तराखंड में पहुंचे, उत्तर प्रदेश में पहुंचे, तब तेजिंदर विर्क जैसे को लक्ष्य बनाकर लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा के बेटे को जो संदेश पिताजी ने दिया, बेचारा बेटा जेल में है और पिताजी सत्ता भुगत रहे हैं, लेकिन उसको इस प्रकार की अमानवीयता का दंश करने की बुद्धि हुई। अब क्या कहें, पर तेजिंदर सिंह विर्क बच गए, बाजू में गिर गए और आज भी उस हिंसा का विरोध करते हुए पूरी शहीद कलश यात्रा निकालते हुए जब हम देख रहे हैं कि कल ये निर्णय लेने के लिए मोदी जी को मजबूर होना पड़ा, तब उनका लक्ष्य 2024 का ही है। अगर उनका लक्ष्य वोट बैंक का है तो वो दलितों को नहीं नकार सकते हैं, वो आदिवासियों को नहीं भूल सकते हैं, तो वो आदिवासी पर्व गर्व से मनाते हैं जिस पर 30 करोड़ रुपया इन्होंने अभी बिरसा मुंडा जयंती पर एक प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के खर्च किए। लेकिन इनके पास सही मजदूरी मनरेगा की देने के लिए पैसा नहीं है, एमएसपी लेने के लिए पैसा नहीं है, तो ये तिजोरी कहाँ और किसकी भर रहे हैं और किससे खर्च कर रहे हैं, किसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात भी अब साफ हुई है। तो इस प्रकार के पूरी दलीय राजनीति का ही आधार बने हुए निर्णय, कानून, संविधान को नकार कर आगे बढ़ाने का काम जब मोदी सरकार कर रही है तो हम लोगों को मानना चाहिए कि यूपी मिशन और उत्तराखंड मिशन जो संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल के बाद यहाँ भी उतार आया, उसको खत्म नहीं होने देंगे। इनका पूरा जो घोषणा पत्र है कल का, वो और आगे के घोषणा पत्र में क्या भी हो, पर उन घोषणाओं के बाद किसको 15 लाख मिलेंगे और किसको क्या मिलेगा, ये चुनाव के बाद ही तय होगा। और इसीलिए ये चुनावी राजनीति को जन आंदोलनों की राजनीति ही चैलेंज कर सकती है, चुनौती दे सकती है। ये समझकर कल की घोषणा से जरूर हम भांगड़ा नाचे, हम मिठाई खिलाए वगैरह वगैरह, लेकिन आगे चलकर इनको क्या खिलाना है, जहर तो हम नहीं खिलाएंगे, हम हिंसा का जवाब हिंसा से तो नहीं देंगे, लेकिन हम वोट नहीं खिलाएंगे, ये भी घोषणा और संकल्प जरूर देंगे। और इसीलिए ये भी बहुत सारे हथकंडे ला रहे हैं। आज देखिए 95% श्रमिक असंगठित कहे जाते हैं, अपमान करते हैं, जो असंगठित नहीं सबसे ज्यादा संगठित है। लेकिन इन्होंने क्या किया, देखिए 2008 का कानून जो ऑस्कर फर्नांडिस मिनिस्टर ऐसे थे कि सबको साथ में लेकर उन्होंने मसौदा बनाया। हमने दिन रात संघर्ष बना था, वंदना जी भी थी संघर्ष में, तो
तो वो कानून बनाने के लिए तमिलनाडु से महाराष्ट्र तक हम सब बैठे, गुजरात के भी संगठन, और हमने जो मसौदा बनाया उसमें एक हिस्सा बाकी होते हुए कुछ संगठनों ने मंजूर किया, तो उसका पालन 2021 तक नहीं किया, और 2021 तक राज्य सरकारों ने पूरा रजिस्ट्रेशन खत्म करना था। अभी मोदी जी ने अपने हाथ में लिया। कृषि कानून राज्य सरकार का अधिकार होते हुए जैसे उन्होंने हाथ में लिया, वैसे उन्होंने ये श्रमिकों के नोंदणी की बात भी अपने हाथ में लेकर वो चाह रहे हैं कि दलित तो उनको, श्रमिक तो उनको केवल उनकी वोट बैंक बना के रखने में मदद हो जाए। और इसीलिए आंदोलन के सामने ये भी बड़ी चुनौती है कि जिन मजदूरों को 1700 और 2000 किलोमीटर चलते हुए हमें रोकना पड़ा उपवास करते हुए सीमा पर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के, उन मजदूरों के कितने मृत्यु हुए ये संसद में बताने की जानकारी जो सरकार नहीं रखती है, वो इस पूरी जनता को और जनसंख्या को एक प्रकार से नकारती है, धिक्कारती है। तो उनको सम्मान देना इस आंदोलन की आगे की मंजिल और आगे जाए भली, लेकिन वो हासिल करे बिना ये आंदोलन रुकेगा नहीं और झुकेगा नहीं, ये भी जाहिर होना जरूरी है। साथियों, वर्ग भेद भी इसी में शामिल है। जाति, वर्ग और लिंग भेद ये मिली हुई बातें हैं, जुड़ी हुई बातें हैं। चाहे वो महाराष्ट्र के खैरलान जी का अपराध हो, चाहे वो हाथरस का उत्तर प्रदेश का, हम जब जब फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि ये तीनों चीजें एकत्रित होकर एक आधार बनता है विभाजन का, गैर बराबरी का। और इसीलिए इनकी धर्मांधता भी इसमें जुड़नी चाहिए, राज ठाकरे के प्रांतवाद भी इसको जोड़ना चाहिए और लिंग भेद भी इसमें जोड़ना चाहिए। और जिसकी बातें अभी बहुत की गई है, तो मैं यही कहूंगी कि इस आंदोलन ने भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 40,000 महिलाओं को सीमा पर आने की प्रेरणा दी। और जो घर में थी तब भी आंदोलनकारी ही थी, तब भी वो ट्रैक्टर चलाने लगी थी आपकी महिलाएं। ये देखकर हम तो खुश हो गए। वो केवल बीज बोने के लिए या केवल वहां खाना पहुंचाने के लिए अपने पति को, अपने भाई को, बेटे को जिंदा नहीं है। वो घरेलू नौकरानी नहीं है या औद्योगिक मजदूरों का संघर्ष जब हम छेड़ रहे हैं, बहुत हिंसा भुगत रहे हैं आज मध्य प्रदेश में, तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से श्रमिकों के घर घर की महिलाएं जब तक शामिल नहीं होती है तब तक वो बिरला हो, टाटा हो कि अदानी अंबानी हो, नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि महिलाएं जानती हैं कि अन्न सुरक्षा पर जो आघात ये अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 का था वो बदल दिया है, तो इससे एफसीआई के पास गोडाउन नहीं है। एफसीआई के अनाज को ये अडानी के गोडाउन में भरकर सीएजी का रिपोर्ट बताता है कि हुआ के सवा भाड़ा देते रहे, और आज तो अब इनके साइलोज बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे एक प्रकार से लगाया है। कौन मानता है कोर्ट को? संयुक्त किसान मोर्चा ने भी वो गांधी जी की बात, चंपारण ने सत्याग्रह की, वो शहीद आजम की बात, फांसी के सामने माफी न मांगने की, ये फिर से साबित करके बताई और कोर्ट को सो मोटो स्टे देना पड़ा एक प्रकार से। लेकिन इसके बावजूद ये अडानी अंबानी कोई कोर्ट या संविधान को थोड़े मानते हैं, वो केवल मोदी जी को सलाम करते हैं और मोदी जी उनको। ऐसी स्थिति में इन्होंने जो साइलोज बनाए हैं, मैंने देखा उग्राहा जी के संगठन के महिलाएं वहां सुदाम में, जहां शहीद उधम सिंह के जन्मस्थली पर हम मिट्टी सत्याग्रह के तहत पहुंचे थे। 2300 जगह की मिट्टी हमने एकत्रित की थी और फिर शहीद स्तंभ यहाँ के पटियाला के ही कुलदीप जी के द्वारा, कुलप्रीत जी ने बनाया हुआ, हमने स्थापित किया चारों बॉर्डर्स पर हमने देखा कि वहाँ महिलाओं ने वो मॉल रोक के रखा है, वो साइलो रोक के रखा है। ये पूरे देश में फैलना अभी भी बाकी है। आंदोलन की अगला कदम और अगली मंजिल वो भी होना चाहिए जो आप सब ने प्रेरणा देकर हमारे सामने रखी है। साथियों, धर्मांधता की तो बात क्या कहे, मुजफ्फरनगर और मेरठ ही नहीं, गुजरात से दिल्ली तक जो हिंसा इन्होंने अपनाई है वो भी इस आंदोलन को आज नहीं तो कल फिर से चुनौती देगी, किसानों के बीच भी घुसेगी। जब चुनाव सामने आता है तभी वो इसका अवलंब करते हैं, ये हमने नंदीग्राम में भी देखा। तो हम सब लोगों को इसके खिलाफ पहुंचना और बताना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है बहन भाई, ये नारा देते हुए ये भी जरूरी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं का पहुंचना हुआ है, उससे भी महिलाएं जो जीवटता और सृजनशीलता की प्रतीक होती है,
वो प्रतीकात्मक नहीं, वो सही अर्थ से ताकत इस आंदोलन को मिली है। और इसीलिए जयप्रकाश नारायण के नवनिर्माण मूवमेंट के नारे भी हमें याद आते हैं। नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। और इस बदलाव को इसीलिए नारी शक्ति के आधार पर लेने का जितना मौका ये आंदोलन दिया है और देगा, उतना ये आंदोलन जीवटता के साथ आगे बढ़ेगा और परिवर्तन का नजरिया भी अधिक व्यापक हो जाएगा। हमारी महिला सुरक्षा समिति जो बनाई अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय ने, उसमें कवलजीत भी रही है और जगमती जी भी रही है और ऋतु पूनम कौशिक भी रही है। बस मुझे इतना ही कहना है कि ये बहुत ही अहम बात है कि महिलाओं को और ज्यादा सुविधा और ज्यादा स्थान सम्मान देने के बाद आंदोलन के नेतृत्व ने भी कुछ घटनाएं घटी है, अपमान सहन करना पड़ा, पर स्वीकारी है। यह बड़प्पन एक जन आंदोलनों के मंच पर मिलता है और जिसके लिए नवशरण जी हो, गुरजीत जी हो, कवल सब जसवीर बहन जैसे वहां लगातार लगे रहने से ही होता है। जो भी यहाँ उपलब्ध उपस्थित महिला संगठनों की अगली मंजिल हो सकती है, महिलाएं और आगे बढ़ सकती है। नेतृत्व की कमेटियों में भी महिलाओं का स्थान संख्या के आधार पर ही नहीं, पर एक लिंग भेद खत्म करने के संकल्प के साथ होना चाहिए। आज जितना है उससे देश भर चल रहे आंदोलनों में भी, इस समर्थकों में भी महिलाओं के साथ बहुत बढ़ गया है साथ, तो इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आखिरी बात कहूंगी कि प्राकृतिक चुनौती भी कम नहीं है, बस उसके लिए मैं अलग से 2 मिनट पढ़ रही हूँ कामायनी। ग्लासगो में जाकर ये कहते हैं कि 2070 तक हम बस 0 पर जाएंगे और तापमान बढ़ने नहीं देंगे। और पेरिस में एक संकल्प लेकर समझौता करके ये आते हैं और 41 कोल ब्लॉक्स देते हैं। आज भी 60% करीबन बिजली का निर्माण थर्मल पावर से होता है, ताप विद्युत से होता है और उसमें निजीकरण घुसता है। चाहे वो कोल माइनिंग में हो, चाहे वो ताप विद्युत में हो, तब वो क्या प्रॉफिट ओवर पीपल का ही प्रिंसिपल अपनाएंगे ना? वो क्या पर्यावरण की सोचेंगे? वो क्या मोदी जी या कोई मंत्री संतरी साइन करके आते हैं उसको आधार बनाकर अपना प्रॉफिट कम करेंगे? वो चिंता करेंगे कि ऑक्सीजन के बिना ये हरे वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं रहे। इसके लिए हमारे गांव में नर्मदा किनारे के नहीं हुआ कोरोना आदिवासियों के बीच, लेकिन जहां जहां हुआ वो ऑक्सीजन के बिना तड़प कर पूरा धन हाथ में होकर भी चले गए हमारे साथी। ऐसी स्थिति में आज खेती सहित हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल चॉइस, कौन सी तकनीक हम इस्तेमाल करेंगे, ये भी बहुत महत्व का मुद्दा है। इस आंदोलन के व्यापक नजरिए का ये भी एक हिस्सा है और होना ही चाहिए। हम देखते हैं कि जैविक खेती की जो बात वंदना बहन ने की, हमारे हर एक आंदोलन के क्षेत्र में हमको ऐसा योगदान देना पड़ता है, खास करके हमारे इनपुट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि आखिर फिर हम कैसे जिए? अब तो हाइब्रिड ही जीना पड़ेगा, बीटी कॉटन ही देना पड़ेगा, अब यूरिया और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बिना नहीं चलेगा, ये कहते हैं। और इसी के लिए यहाँ पूंजी निवेश करने के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून आता है, इसी के लिए जब कानून आता है कि आप बस पूंजी निवेश उनसे ले लो और उनको लो, मैं इतने सारे उदाहरण आपको दे दूंगी। हमको अभी लीगल नोटिसेस देनी पड़ रही है कि वो खरीदते नहीं। पहला आपका ही सुना हमने अनुभव पंजाब का कि पेप्सी वालों ने आलू उत्पादकों को फंसाया था, उसकी बहुत बातें हो गई है इसलिए मैं नहीं कहती, पर गुजरात में सर्वोदयी समाज ने इसका सामना किया। पर क्या हर जगह ये जैविक खेती की आस निर्माण कर सकते हैं हम किसानों में? ये होना बेहद जरूरी है। नहीं तो खेती कॉर्पोरेट से बचाएंगे तो भी हमारी तकनीक से नहीं बचेगी। जो तकनीक खत्म करती है और जो जहर अलग प्रकार का, ये कॉर्पोरेट्स का जहर पूंजी का है, ये प्राकृतिक पूंजी का जहर में रूपांतर होने देगी क्या? इस सवाल का भी जवाब होना जरूरी है, क्योंकि आज जो तापमान बढ़ रहा है उससे भी खेती की फसल नष्ट होती जा रही है। वो बुंदेलखंड में ही नहीं, हर जगह फसल पर असर है और वो असर केवल जमीन मालिक पर नहीं है, मजदूरों पर भी है। और फिर जब ऐसे असर आ रहे हैं,
बाढ़ और सूखा, 10 साल में 5 बड़े बड़े साइक्लोन्स, ओखी का, निसर्ग का, अम्फी का वगैरह वगैरह। तो कैसे नदियां भी सूखती जा रही है। सतलज पर चल रहा विवाद खत्म हो जाएगा अगर सतलज ही ऊपर उठ के चली जाएगी, जैसा नर्मदा का हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूंजीवादी तरीके हैं उसको हमको फिर से चुनौती लेकर बदलने की दिशा में इस आंदोलन की और एक मंजिल तय करना बेहद जरूरी है। और उसी प्रकार से हमको मशीनीकरण पर भी सोचना चाहिए। जो बात वंदना जी रख रही थी वो एक प्रकार से मशीनीकरण की बात थी। हमने वर्ग भेद के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा ली मार्क्स से, हमने दलितों को स्थान और सम्मान देने की प्रेरणा ली बाबा साहब से, हमें ये मशीनीकरण से लड़ने की और सही में आत्मनिर्भर भारत की घोषणा नहीं, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर खेती बनाने के संकल्प की बात महात्मा गांधी से भी लेनी पड़ेगी। कॉमरेड्स, आपको भी ये मालूम है, ये हिंद स्वराज में ही उन्होंने ये लिख के रखा है। और इसीलिए जरूरी है आपके जब हार्वेस्टर्स कहीं नॉर्थ से आते हैं, हमारे खेत मजदूर तड़पते हैं कि अब मजदूरी नहीं तो झुग्गी झोपड़ी में जाकर किसी शहर में रहने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। आप सब समझदार हैं, इसीलिए हमारे सभी प्रगतिशील संगठनों का एक संकल्प होना चाहिए कि हम मनुष्य को मशीन नहीं बनने देंगे और मशीन को कॉर्पोरेट्स के द्वारा या उनके बिना भी हावी नहीं होने देंगे। तभी हम जात पात पंथ प्रांत लिंग और वर्ग भेद को चुनौती देंगे और उनकी चुनौती जो सरकार इन्हीं के आधार पर आज सत्ता में बैठी है और सत्ता अगले बार भी टिकाना चाहती है 2022 से 24 के बीच, तो उनको भी हम चुनौती दिए बिना नहीं रहेंगे। मजदूर की बात समझने के लिए हमको ये भी समझना चाहिए कि मजदूर तो जानता है कि देवों की बस्ती का उससे कोई संबंध नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की 2 लाइनें में इसलिए कहूँ, मैं मजदूर मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। जो स्वर्ग बनाता है वो नरक भुगता है, ये निर्माण मजदूर हो कि खेती मजदूर हो। और इसके लिए हम लोग ये लोग जब उनमें भी जाति और धर्म का एक हथियार लेकर विभाजन करना चाहेंगे तो मालिकों ने ही मजदूरों को अपनाकर गले लगाकर आने वाली एक एक जीत को हासिल करते हुए उनको स्थान सम्मान देकर इनकी विभाजन की प्रक्रिया को ध्वस्त कर देना चाहिए। यही हमारी ख्वाहिश है। और इसीलिए हमारी जनता के बीच जो मतदाता है, नागरिक है, उनके लिए केवल यही गीत सुनाना चाहती हूँ कि बस एक हमारी एक है उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। वो कहते हैं मंदिर मस्जिद भूले बिसरे याद करो, हम कहते हैं बेघर बेदर इंसान को आबाद करो। यही इस आंदोलन की मंजिल है, ये नजरिया है, ये ताकत है। तो लड़े हैं, जीते हैं और लड़ेंगे, जीते रहेंगे। लड़े हैं, जीते हैं, लड़ रहे हैं, जीते हैं, लड़े हैं, जीते हैं, लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ज्यादा समय लिया इसमें। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मैं थोड़ी बेनती करांगी कि थोड़ी देर ਲਈ बस 5 मिनट ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧੀਵਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੈਣੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ